हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन आपकी एसएसटी एजुकेटर। आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 10th बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। और आज हम करने वाले हैं इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। इसके पहले मैंने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पार्ट हर एक टॉपिक के साथ अलग अलग वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। उसके बाद इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को भी कंप्लीट करा दिया है। उसके बाद हमारे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बारी आती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। तो सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा आज की इस वीडियो को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ। जी हाँ, हम आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है। काफ़ी सारे स्पेशल कोर्सेज हैं हमारे पास, जैसे कि वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। और इतने सारे कोर्सेज आपको एक ही जगह, एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। अगर आपको ई बुक्स और नोट्स की भी आवश्यकता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, वहां जाइए, क्लिक कीजिए और सारी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन आपके लाइक और शेयर के साथ। सेशन किसका है? आपका फेवरेट सेशन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है तो अब करना क्या है आपको, देखो 30 सवाल आएंगे। कितने? टोटल 30। हर एक सवाल का एक ऑप्शन होगा। ठीक है, एक ऑप्शन होगा, चार ऑप्शन होंगे, एक सही ऑप्शन होगा। एक सवाल, चार ऑप्शन, एक सही ऑप्शन होगा। ठीक है, वो आपको कमेंट में मुझे बताना है। और एक काम और करना है, एक जल्दी से पेन उठा लो, एक पेपर उठा लो, कॉपी, रजिस्टर, कुछ भी। ठीक है, उस पे 1 से 30 तक की नंबरिंग कर लो। ठीक है, और जिस क्वेश्चन का आंसर जो आपको सही लगता है ए, बी, सी और डी में से, वो ऑप्शन आपको लिख लेना है कि ये आपकी तरफ से सही है। फिर एक और कॉलम उसके साइड में बनाना, उसमें जो आंसर मैं स्क्रीन पे आपको बताऊंगी वो लिखना है। ठीक, फिर 30 सवाल जब हो जाएंगे, आपको जल्दी से काउंट करना है कितने सवाल आपके सही हैं। 30 में से जितने भी सही हो कमेंट करके बताना है। ऑलराइट, चलें शुरू करें। लाइक शेयर बराबर से कर दिया, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे, क्योंकि हम हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज्ड वे में पूरे कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री में आपको प्रोवाइड कराते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को लाभ नहीं हुआ है? वैश्वीकरण की नीति से, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी से किस क्षेत्र को लाभ नहीं हुआ है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है कृषि क्षेत्र, ऑप्शन बी है विनिर्माण क्षेत्र, ऑप्शन सी है सेवा क्षेत्र, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्या इन तीनों को लाभ नहीं हुआ है या इनमें से किसी एक को लाभ नहीं हुआ है, ये बताना है आपको। देखा जाए तो देखो भाई, इसका सही आंसर है कृषि क्षेत्र। जी हाँ, ग्लोबलाइजेशन से कृषि क्षेत्र को कोई लाभ नहीं पहुंचा है। लाभ पहुंचा है तो किसको पहुंचा है? विनिर्माण क्षेत्र यानी कि उद्योग क्षेत्र को लाभ पहुंचा है। ये अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र होता है। कौन सा? सेकेंड सेक्टर होता है। ठीक है, सेवा क्षेत्र जो है अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र होता है, लेकिन अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक क्षेत्र है, इस क्षेत्र को ग्लोबलाइजेशन की नीति से लाभ नहीं हुआ है। क्लियर? चलिए अब देखो, परिमाण मूलक सुलाभ का अर्थ क्या होता है? ठीक है, परिमाण मूलक सुलाभ। अब सबसे पहले तो शब्द का मतलब समझ लिया जाए। यानी कि अपन क्या पढ़ रहे हैं? वैश्वीकरण पढ़ रहे हैं। वैश्वीकरण के दायरे में हमने देखा कि दुनिया के विभिन्न देशों के बीच आदान प्रदान होता है, व्यापार होता है। एक देश दूसरे देश की कंपनी से प्रॉफिट कमाता है, सुविधाएं प्राप्त करता है, चीज़ों का, तकनीकों का, पूंजी का, श्रम का आदान प्रदान होता है। तो इससे क्या होगा? इससे अच्छा लाभ होगा। सुलाभ का मतलब होता है अच्छा लाभ होगा। और कैसा? परिमाण मूलक।
ठीक है, परिमाण मूलक कि हाँ हमें दिखेगा कि ये प्रॉफिट हुआ है। तो इसका अर्थ क्या होता है? क्या इसका अर्थ है ऑप्शन ए उपभोक्ताओं के लिए विकल्प, यानी कि आप एक कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, आपके पास क्या ऑप्शन खुल गए हैं इसके कारण, वैश्वीकरण के कारण आपको लाभ के रूप में क्या दिखाई देता है? आपके सामने ऑप्शन है, ये एक पेन है, ठीक है, क्या आप सिर्फ एक ही कंपनी का पेन जो है मार्केट में देखते हैं? कई सारे ब्रांड के पेन दिखते हैं आपको, ठीक है, विकल्प हैं आपके पास। वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता, क्या आपको अच्छी अच्छी क्वालिटी वस्तुओं की और सर्विसेज की बाजार में देखने को मिल रही है? विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट दिख रहा है क्या आपको? ठीक है, या सब चीजें आपको दिख रही हैं? क्या लगता है आपको? परिमाण मूलक सुलाभ का अर्थ क्या है? वैश्वीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप परिमाण मूलक सुलाभ हमें दिखाई देता है, ठीक है, हर तरफ से हमें प्रॉफिट दिखाई देता है, तो उसका अर्थ क्या है? लाभ किन रूपों में आपको दिखाई दे रहा है वो पूछा गया है, ए बी सी या ए बी सी तीनों? देखा जाए सही आंसर, तो चलिए इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। हमारे लिए हमें ऑप्शन भी दिखते हैं, क्वालिटी वाली चीजें भी दिखती हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, क्योंकि व्यापार पर कोई प्रतिबंध नहीं है, आसानी से व्यापार हो रहा है, फॉरेन की कंपनी हमारे यहाँ आके इन्वेस्टमेंट कर रही है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस कारक ने वैश्वीकरण को नहीं बढ़ाया है? क्या पूछा गया है? किस कारक ने, ध्यान से सुनना है, किस कारक ने वैश्वीकरण को नहीं बढ़ाया है? प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी, व्यापार का उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या बैंकों का राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स? बता दो जल्दी से। वैश्वीकरण को किसने नहीं बढ़ाया है? तो वो 4 में से 3 चीजें फाइंड कर लोगे किसने बढ़ाया है, चौथी चीज ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगी, वही आपका आंसर बन जाएगा। ऑलराइट, देखा जाए तो निम्नलिखित में से किस कारक ने वैश्वीकरण को नहीं बढ़ाया है? इसका सही आंसर है बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। ठीक, चलिए अब क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, कीमतों में परिवर्तन के कारण अपने व्यवसाय या परिसंपत्तियों की रक्षा करने के लिए किसी क्रेता या विक्रेता द्वारा की गई कार्यवाही को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ठीक है, क्या पूछा गया है? कीमतों में परिवर्तन के कारण अपने व्यवसाय या परिसंपत्तियों की रक्षा करने के लिए किसी क्रेता या विक्रेता द्वारा की गई कार्यवाही को क्या कहा जाता है? जब बाजार में कीमतों में परिवर्तन आता है तो अपने व्यवसाय या परिसंपत्तियों की रक्षा हर एक व्यक्ति करना चाहता है कि हमारा व्यवसाय बना रहे, हमारी संपत्ति बनी रहे। उसके लिए किसी क्रेता या विक्रेता यानी कि खरीदार या बेचने वाले के द्वारा की गई कार्यवाही को क्या कहा जाता है? प्रतिरक्षा, सट्टा, अंतरपणन या बंधक? क्या कहा जाता है? देखा जाए तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रतिरक्षा। जब बाजार में कीमतों में उतार चढ़ाव होता है तो चाहे कोई भी व्यापारी हो, ठीक है, कोई भी व्यक्ति सभी अपनी संपत्ति की, व्यवसाय की रक्षा करना चाहता है, ठीक है, तो उस समय चाहे वो खरीदने वाला हो चाहे बेचने वाला हो, क्या करता है? अपनी संपत्ति की, अपनी व्यवसाय की प्रतिरक्षा करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, हाँ भाई कमेंट में आंसर आने चाहिए, सभी के आंसर आने चाहिए, सिर्फ यही आंसर के भरोसे नहीं बैठना है कि जब तक स्क्रीन पे आंसर नहीं बताया जाएगा आप नहीं दोगे, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ए है, देख लिया, अब ए मैं टिक कर देता हूं ताकि सभी को लगेगा कि वाह मेरा सही है। ठीक है, ये काम नहीं करना है। क्वेश्चन जैसे ही आता है, जैसे ही ऑप्शन मैं आपको बताती हूं, तुरंत आंसर आ जाना चाहिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशों में निवेश क्यों करती हैं? ऑप्शन ए अपने अधिक लाभ के लिए, ऑप्शन बी अपने देश के लोगों को बेहतरी के लिए, ऑप्शन सी दूसरे देशों की बेहतरी के लिए, या गरीब लोगों की बेहतरी के लिए। मल्टीनेशनल कंपनी फॉरेन में इन्वेस्टमेंट क्यों करती हैं? दूसरे देशों में जाकर निवेश क्यों करती हैं? पैसा क्यों लगाती हैं? किसके प्रॉफिट के लिए? 4 ऑप्शन है आपके सामने, बता दो जल्दी से, A, B, C, D। और हाँ,
पेपर पर भी आंसर लिखते जाना है, आपका भी और मेरा भी, दोनों आंसर लिखने हैं, फिर बाद में मैच करना है। देखा जाए, चलिए। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशों में निवेश क्यों करती हैं? खुद के अधिक लाभ के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है। क्यों कर रही है? क्या देख के कर रही है? ताकि उसको सस्ता कच्चा माल मिले, सस्ता श्रम मिले, और अगर मान लो कोई स्थानीय कंपनी भी मिल गई, ठीक है, जो पहले से उसी कंपनी से संबंधित है और डेवलप्ड है, ठीक, ये सारी चीजें उनको मिल गई। और क्या सबसे बड़ी चीज, मार्केट भी मिल जाए, प्रोडक्ट बनाएंगे बेचने के लिए बाजार भी मिल जाए, तो क्या होगा, ये सब चीजें उन्हें सस्ती दर पर मिल गई, आसानी से मिल गई, तो क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ किसका होगा? लाभ किसका होगा? उसी एमएनसी का होगा, बहुराष्ट्रीय कंपनी का होगा, मल्टीनेशनल कंपनी का होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो उस बहुराष्ट्रीय कंपनी के खुद के लाभ से क्या उसके पूरे देश के लोगों का लाभ हो जाएगा? नहीं। दूसरे देश की बेहतरी हो जाएगी कि मान लो भारत में उसने कंपनी लगाई तो पूरे भारत देश की बेहतरी हो गई? नहीं। गरीब लोगों की बेहतरी? नहीं। उसका एक उद्देश्य रहता है खुद का लाभ कमाना। ठीक, चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से क्या भारत की विदेशी मुद्रा प्रारक्षित पूंजी का अंग नहीं है? बता दो जल्दी से। क्या भारत की विदेशी मुद्रा प्रारक्षित पूंजी का अंग नहीं है? स्वर्ण, एसडीआर, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, ऑप्शन डी बैंक और कॉरपोरेट संस्थाओं द्वारा धारित विदेशी मुद्रा और प्रतिभूतियां। क्या लगता है आपको? ए, बी, सी, डी निम्नलिखित में से क्या भारत की विदेशी मुद्रा प्रारक्षित पूंजी का अंग नहीं है? स्वर्ण, एसडीआर, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, बैंकों और कॉरपोरेट संस्थाओं के द्वारा धारित विदेशी मुद्रा और प्रतिभूतियां। चेक किया जाए। चलिए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बैंक और कॉरपोरेट संस्थाओं द्वारा धारित विदेशी मुद्रा और प्रतिभूतियां भारत की विदेशी मुद्रा प्रारक्षित पूंजी का अंग नहीं है। ये तीनों स्वर्ण, एसडीआर और विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फोर्ड ने 1700 करोड़ लागत से अपना संयंत्र कहां स्थापित किया? फोर्ड मोटर कंपनी, ठीक है, गाड़ी बनाने की कंपनी है फोर्ड, उसने 1700 करोड़ की लागत से अपना संयंत्र भारत में किस जगह लगाया है? ये चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, बता दो जल्दी से। ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है कानपुर, ऑप्शन डी है चेन्नई। बता दो जल्दी से। ए, बी, सी, डी। देखा जाए तो फोर्ड ने 1700 करोड़ की लागत से अपना संयंत्र चेन्नई में लगाया है। कहाँ लगाया है? चेन्नई में लगाया है। ऑलराइट, और फोर्ड कहाँ की कंपनी है ये आपको कमेंट करके बताना है। आपके लिए क्या सवाल है? एक सवाल आपके लिए है कि फोर्ड मोटर कंपनी किस देश की है? ठीक है, कंपनी किस देश की है? मल्टीनेशनल कंपनी है, किस देश की है? भारत में तो इसने अपनी क्या लगाई है? एक यूनिट लगाई है, एक प्लांट लगाया है। किस देश की है ये बताना है आपको पता करके। ठीक, चलें अगले सवाल की तरफ। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1985, 1995, 2000 या 2005? ए, बी, सी, डी। 1985, 1995, 2000, 2005। बता दो जल्दी से। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? देखा जाए तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1995 में, WTO। ठीक, WTO का फुल फॉर्म क्या होगा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें, यानी कि मुख्यालय की बात करें, हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका मुख्यालय है। इसके सदस्य देशों की बात करें, ठीक है, तो इसके कुल सदस्य देश कितने हैं? इसके कुल
सदस्य देश हैं 164। क्या भारत इसका सदस्य देश है? तो जी हाँ, भारत भी इसका सदस्य देश है। अब इसका काम क्या है, इसका कार्य क्या है या इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो विश्व व्यापार को उदार बनाना। कार्य या उद्देश्य की हम बात करें, ठीक है, उद्देश्य की हम बात करें तो इसका उद्देश्य है विश्व व्यापार को उदार बनाना। ठीक है, यानी कि व्यापार संबंधी गतिविधियों के लिए ये विश्व का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे बड़ा संगठन है। इसके काम क्या हो सकते हैं, कार्य क्या हो सकते हैं? तो एक तो यही है कि विश्व व्यापार को उदार बनाना, ताकि एक देश दूसरे देश के साथ आसानी से बिना किसी प्रतिबंध के, बिना किसी रोक टोक के व्यापार कर सके। ठीक है, और व्यापार संबंधी कानूनों को बनाना, कानूनों को बनाना तथा लागू करना। ऑलराइट, क्लियर है? तो 8 सवाल हो चुके हैं। 8 सवाल में अगर कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, कोई समस्या है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, आपके हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। ऑलराइट, और हाँ भाई, चेक कर लो जल्दी से लाइक शेयर बराबर से हुआ है कि नहीं, क्वेश्चन के आंसर बराबर से आप दे रहे हो या नहीं, पेपर में नोट कर रहे हो या नहीं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हर एक वीडियो की अपडेट मिल जाए, हर एक क्लास की अपडेट मिल जाए और आप तुरंत हमारे सेशन को ज्वाइन कर पाएँ, क्योंकि हम सारी चीज़ें आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय निम्नलिखित में से क्या होती है? ठीक है, राष्ट्रीय आय के बारे में आपको बताना है। सरकार का वार्षिक राजस्व, कुल उत्पादन आय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का अधिशेष, या ऑप्शन डी निर्यात और आयात। क्या होती है किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय? सरकार का वार्षिक राजस्व, कुल उत्पादन आय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का अधिशेष, या निर्यात और आयात। देखा जाए, चलिए, तो इसका सही आंसर है कुल उत्पादन आय। जी हाँ, किसी देश की नेशनल इनकम की बात कही जा रही है, तो जब नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय की बात होती है तो किसी देश में, ठीक है, एक वर्ष की अवधि में कुल वस्तुओं एवं सेवाओं, कुल वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन क्या कहलाता है? उस देश की, उस वर्ष की नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय कहलाती है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 10 है, उदारीकरण का अर्थ बता दो जल्दी से। लिबरलाइजेशन आप किसे कहेंगे? पूरा चैप्टर पढ़ लिया हमने, एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर लिए, और पूरा चैप्टर 3 बातों पर डिपेंड करता है, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण, जिसमें सबसे ज्यादा बार हमने वैश्वीकरण से संबंधित उदारीकरण के बारे में करी है। ठीक है, तो उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष नियंत्रण से मुक्त करना, विभिन्न प्रतिबंधों को समाप्त करना, अर्थव्यवस्था को खोलना, या उपरोक्त सभी। बता दो जल्दी से, उदारीकरण किसे कहेंगे आप? उदारीकरण, लिबरलाइजेशन किसे कहा जाएगा? देखें, चलिए देखते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। उदारीकरण, लिबरलाइजेशन क्या होता है कि जब दुनिया के विभिन्न देशों में व्यापार संबंधी गतिविधियों को आसान बना दिया जाए। और आसान कब बनाया जाएगा? आसान तब बनाया जाएगा जब जितने भी अवरोध या बाधा या प्रतिबंध लगे हैं उनको समाप्त कर दिया जाए। अब हमारे पास ऑप्शन क्या क्या थे? जब सारे प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया जाएगा, यानी कि व्यापार आसानी से हो सकेगा। ठीक है, तो वो क्या है? व्यापार को उदार बनाना, लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष नियंत्रण से मुक्त करना। ठीक है, कोई भी नियंत्रण नहीं रहेगा अर्थव्यवस्था पर।
विभिन्न प्रतिबंधों को समाप्त करना। प्रतिबंध किस रूप में हो सकते हैं? टैक्स या कर के रूप में प्रतिबंध हो सकते हैं। ठीक है, कि आप किसी देश से कोई चीज मंगा रहे हो, उस पर टैक्स लगेगा, उस पर टैक्स लगेगा, यानी कि वो चीज आपको ज्यादा कीमत पर मिलेगी, महंगी कीमत पर मिलेगी। महंगी कीमत पर वो चीज आएगी तो आपको जो है अपने देश में महंगे दामों पर बेचना पड़ेगा। महंगे दामों पर आप बेचोगे तो कोई नहीं लेगा, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन की कमी नहीं है। बाजार में कई सारे प्रोडक्ट सस्ती कीमत पर उपलब्ध हैं। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? तो आपको मुनाफा नहीं होगा। दूसरा, अगर किसी चीज के आयात निर्यात पर कोई लाइसेंस जरूरी कर दिया, यानी कि क्या है, ये प्रतिबंध ही है। तो इन प्रतिबंधों को क्या करना, खत्म करना ही क्या है, लिबरलाइजेशन है, उदारीकरण है। अर्थव्यवस्था को खोलना ताकि दुनिया के देश एक दूसरे के साथ व्यापार कर सके, यानी कि ये तीनों बातें किसमें आती हैं? लिबरलाइजेशन, उदारीकरण में आती है। ऑलराइट, और अगर उदारीकरण पॉसिबल हो गया, यानी कि वैश्वीकरण हो सकता है। वैश्वीकरण में क्या होगा, यानी कि दुनिया के देश आसानी से व्यापार कर सकेंगे। क्लियर? यानी कि उदारीकरण का सीधा संबंध वैश्वीकरण से है। लिबरलाइजेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ग्लोबलाइजेशन। ठीक, चलिए 10 सवाल तो हो चुके हैं, अब बचे हैं 20 सवाल, जिनमें से 11वां सवाल है, निम्नलिखित में से उन करों शुल्कों को ज्ञात कीजिए जिनकी प्राप्ति को राज्यों के साथ बांटने की जरूरत नहीं है। क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से उन करों शुल्कों को ज्ञात कीजिए जिनकी प्राप्ति को राज्यों के साथ बांटने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन ए है कृषि आय को छोड़कर अन्य आय पर कर। ऑप्शन बी है निगम कर। ऑप्शन सी है आयकर पर अधिभार। ऑप्शन डी है पूंजीगत कर। ऐसा कौन सा कर है जिनकी प्राप्ति को राज्यों के साथ बांटने की जरूरत नहीं होती है? देखा जाए तो इसका सही आंसर है आयकर पर अधिभार जो है उसको विभिन्न राज्यों के साथ बांटने की जरूरत नहीं होती है। ठीक, अब क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने, मल्टीनेशनल कंपनियों ने वैश्विक बाजारों में प्रवेश करने में किसके द्वारा सफलता प्राप्त करी है? मल्टीनेशनल कंपनी जो एक देश से दूसरे देश में काम कर रही हैं, दुनिया के अलग अलग देशों में इन्होंने अपनी कंपनी लगा के रखी है, अपनी उत्पादन इकाइयां यानी कि प्रोडक्शन यूनिट लगा के रखी है, आसानी से व्यापार कर रही हैं, दुनिया के बाजारों में जाके काम करने लगी हैं, प्रवेश कर चुकी हैं। किसके द्वारा सफलता प्राप्त करी है? किसका हाथ है? WTO का, UNO का, यूनेस्को का, या उपरोक्त में से कोई नहीं? बता दो जल्दी से। व्यापार संबंधी सबसे बड़ा संगठन कौन सा है जिसने व्यापार को उदार बनाया है, जिसके कारण मल्टीनेशनल कंपनी दुनिया के देशों के बाजारों में जाके काम कर रही हैं? देखा जाए तो इसका सही आंसर है WTO। क्या है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापार संगठन। ठीक, चलिए तो विश्व व्यापार संगठन के बारे में और क्या क्या जानते हैं आप? अभी मैंने डिटेल में बताया था, जल्दी से कमेंट करके बता दो जितनी जानकारी आपको पता हो। ठीक है, किसकी स्थापना कब हुई, क्या क्या बताना है आपको, इसकी स्थापना कब हुई, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके मेंबर कितने हैं, और क्या भारत इसका सदस्य है, भारत इसका मेंबर है क्या, ये भी बताना है। ठीक, और इसका उद्देश्य क्या है। ऑलराइट, हाँ, तो इसका उद्देश्य क्या है और इसके कार्य क्या है, ये सब आपको बताना है कमेंट करके, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले WTO का एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था, पूरी इतनी इन्फॉर्मेशन आपको बताई थी, और चैप्टर पढ़ाते टाइम WTO को अलग से पढ़ाया है मैंने। ठीक है, तो आपको जानकारी पता होनी चाहिए। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? मुद्रास्फीति वस्तुओं की आपूर्ति में वृद्धि से, सरकार के पास रोकड़ में वृद्धि से,
मुद्रा पूर्ति में कमी से या मुद्रा पूर्ति में वृद्धि से। मुद्रास्फीति का मतलब होता है कि जब मुद्रा का मूल्य बढ़ जाए, महंगाई हो जाए, ठीक है। तो क्या जब वस्तुओं को बाजार में बढ़ा देते हैं, ठीक है, सप्लाई ज्यादा होती है तो क्या महंगाई बढ़ती है? बिल्कुल नहीं। जबकि जब सप्लाई कम होती है, डिमांड ज्यादा होती है, तब मुद्रास्फीति बढ़ती है, यानी महंगाई बढ़ती है। अब मैंने ही बता दिया ये तो, हालांकि बाद में डिस्कस करना था, फिर भी चलो चलते हैं। ऑप्शन बी, सरकार के पास रोकड़ में वृद्धि से, सरकार के पास ज्यादा कैश पैसा है तब। मुद्रा पूर्ति में कमी से, या ऑप्शन डी मुद्रा पूर्ति में वृद्धि से। क्या लगता है, बताओ भाई जल्दी से। ए बी सी डी। मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? महंगाई किस कारण से बढ़ती है? मुद्रा का मूल्य कब बढ़ जाता है? कीमतों में वृद्धि कब हो जाती है? मुद्रास्फीति का मतलब क्या है यहां पर? मुद्रास्फीति, मुद्रा का मूल्य बढ़ जाना। कई सारे मतलब होते हैं इसके। मुद्रा का मूल्य बढ़ जाना, ठीक, और महंगाई में वृद्धि हो जाना, कीमत में वृद्धि हो जाना। बता दो जल्दी से, क्या लगता है मुद्रास्फीति किसके कारण से होती है? ए बी सी डी। देखा जाए, चलिए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि से मुद्रास्फीति होती है। वस्तुओं की आपूर्ति में वृद्धि से नहीं होती। अगर वस्तुओं की जो है सप्लाई, आपूर्ति मतलब सप्लाई में वृद्धि हो रही हो तो महंगाई कम हो जाएगी, और सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तब महंगाई बढ़ जाएगी। सरकार के पास अगर कैश ज्यादा है, रोकड़ ज्यादा है, तो इससे भी नहीं, मुद्रा पूर्ति में कमी से भी नहीं। मुद्रा पूर्ति में अगर वृद्धि हो रही है तो मुद्रास्फीति हो रही है, यानी कि महंगाई बढ़ रही है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 14 है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को क्या आकर्षित करती है? सस्ता श्रम आकर्षित करता है, उत्पाद के लिए तैयार मांग आकर्षित करती है, का और खा दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? बता दो जल्दी से। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को क्या आकर्षित करती है? सस्ता श्रम, उत्पाद के लिए तैयार मांग, का और खा दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? देखा जाए तो इसका सही आंसर बनता है का और खा दोनों। जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो क्या देख के दूसरे देशों में इन्वेस्टमेंट करती हैं, कैसे अट्रैक्ट होती हैं? सस्ता श्रम, ठीक है, उत्पाद के लिए तैयार मांग, जो प्रोडक्ट बनाना है, रॉ मटेरियल कहाँ मिलेगा, सस्ती कीमत पर मजदूर कहाँ मिलेंगे, एम्प्लॉय कहाँ मिलेंगे, इन सारी चीजों को देखकर कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट करती है, निवेश करती है, अट्रैक्ट होती है उस देश में बिजनेस करने के लिए। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन वैश्वीकरण में योगदान देता है? आंतरिक व्यापार, यानी कि एक देश के अंदर ही व्यापार हो रहा हो। बाहरी व्यापार, यानी कि एक देश से दूसरे देश की तरफ व्यापार हो रहा हो। बड़े पैमाने पर व्यापार या छोटे पैमाने पर व्यापार। वैश्वीकरण में योगदान ए बी सी डी में से कौन देता है? बता दो जल्दी से। 15वां सवाल है, 50% सवाल आपके हो चुके हैं, 50% सवाल बचे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल एकदम सही आंसर देना है। 15वें सवाल का बहुत आसान है, आज का सबसे आसान सवाल है। बराबर से लाइक करते जाना है, शेयर करते जाना है, लोगों को बताते जाना है कि आप सभी का फेवरेट सेशन मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर सोशल साइंस का चल रहा है। इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 4 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। जल्दी से आ जाओ, क्लास को अटेंड कर लो। ऑलराइट, चलिए, तो इसका सही आंसर है बाहरी व्यापार। वैश्वीकरण में योगदान क्या देता है? बाहरी व्यापार। बाहरी व्यापार का मतलब क्या होता है? जब दुनिया के देशों के बीच व्यापार हो रहा हो, दुनिया के देशों के बीच व्यापार हो रहा हो, ठीक है। आंतरिक व्यापार क्या है? देश के अंदर व्यापार, एक देश के अंदर व्यापार, ठीक है। तो ये तो भैया होगा नहीं, एक देश के अंदर व्यापार वैश्वीकरण को कैसे पॉसिबल बनाएगा?
बड़े पैमाने पर व्यापार, आप कहेंगे वैश्वीकरण में बड़े पैमाने पर व्यापार होता है, लेकिन क्या यही यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि दुनिया के देशों के बाहर बड़े पैमाने पर व्यापार? नहीं, इससे हम ये निर्धारित नहीं कर सकते कि बड़े पैमाने पर व्यापार दुनिया देश के अंदर की बात हो रही है, देश के बाहर की बात हो रही है। बड़े पैमाने पर व्यापार हमारे देश के अंदर भी होता है, छोटे पैमाने पर व्यापार भी हमारे देश के अंदर ही होता है। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या? बाहरी व्यापार, दुनिया के देशों के बीच व्यापार। चलिए, तो 15 सवाल हो चुके हैं, 15 बचे हैं। ऑलराइट, तो लाइक शेयर करते जाना है, हर एक सवाल का आंसर देते जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करते जाना है। चलते हैं आगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, बाजारों के एकीकरण का क्या मतलब है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। घरेलू बाजारों से परे परिचालन, माल की व्यापक पसंद, प्रतिस्पर्धी मूल्य या फिर उपरोक्त सभी। जल्दी से बताइए, क्या लगता है आपको? ए, बी, सी या डी? बहुत आसान है, बाजारों का एकीकरण। देखा जाए आंसर, तो इसका सही आंसर बनता है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो सबसे पहले तो हम जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका मतलब समझ लें। बाजारों का एकीकरण यानी कि जब दुनिया के कई सारे देशों के बाजार एक हो जाएं। जैसे कि मान लो एक चीज़ का प्रोडक्शन दुनिया के कई देशों में हो रहा है। हम बात करें किसी मशीन की, एक मशीन बनाई जानी है जिसका डिज़ाइन कौन तैयार कर रहा है? जिसका डिज़ाइन अमेरिका के एक रिसर्च सेंटर में उसकी डिज़ाइन हो रही है, ठीक है। फिर उसके पार्ट्स की बात करें, मशीन के पार्ट्स कहाँ बन रहे हैं? पुर्जे कहाँ बन रहे हैं? मशीन के पुर्जे चीन में बन रहे हैं। अब उन पार्ट्स को क्या किया जाएगा? आपस में जोड़ा जाएगा, यानी कि असेंबल किया जाएगा। असेंबल कहाँ किया जा रहा है? पूर्वी यूरोप और मैक्सिको जैसे देशों में जो है पार्ट्स को असेंबल किया जा रहा है, तब जाके एक मशीन तैयार होगी। तो दुनिया के अलग अलग देशों का सहयोग लिया जा रहा है एक मशीन को बनाने में। दुनिया के देशों के बाजार एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, यही तो कहलाता है बाजारों का एकीकरण। अब क्या ये सारी चीज़ें सिर्फ एक ही देश के बाजार में हो रही? नहीं, तो ऑप्शन ए सही बनता है। घरेलू बाजारों से परे परिचालन, घरेलू बाजार क्या कहलाता है? यानी कि हमारे देश का बाजार, और देश के बाजार के बाहर दूसरे देश के बाजारों में आयात निर्यात हो रहा हो, आदान प्रदान हो रहा हो, व्यापार हो रहा हो, तो उसे आप क्या कहेंगे? घरेलू बाजारों से परे परिचालन। माल की व्यापक पसंद, ऑलराइट। प्रतिस्पर्धी मूल्य, ठीक है। अब जैसे ये एक पेन है, क्या पेन एक तरीके का ही होता है? एक ब्रांड का होता है? हजारों ब्रांड होते हैं। आप जिस ब्रांड को पसंद करें, जो पेन आपको लिखने में अच्छा लगता हो, दिखने में अच्छा लगता हो, वो आपकी पसंद बन जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या इस पेन का मूल्य हमेशा जो है हर जगह एक ही रहेगा? कहीं ये पेन 5 का मिलेगा, कहीं 3 रुपए का मिलेगा, कहीं 6 रुपए का मिलेगा, कहीं 7 रुपए का मिलेगा। ये क्या है? कीमतों में कंपटीशन, प्रतिस्पर्धी मूल्य। यानी कि ये तीनों विशेषताएं होती हैं बाजारों के एकीकरण की। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 17 है, औपनिवेशिक काल के दौरान निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा था जिसमें मुख्यतः ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया जाता था? औपनिवेशिक काल का मतलब क्या है यहाँ पर? औपनिवेशिक काल यानी कि जब अंग्रेजों का शासन था हम पर, जब अंग्रेजों का शासन भारत में था, उस दौर को औपनिवेशिक शासन कहा गया है। तो उस दौरान वह कौन सा क्षेत्र है जिसमें ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया जाता था? ब्रिटिशर्स अपनी कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करते थे किस क्षेत्र में? आधार संरचना में, उद्योग में, कृषि में या फिर सेवाओं में? देखा जाए तो इसका सही आंसर बनता है कृषि। जी हाँ, कृषि अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। कृषि जो है अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र होता है, और प्राथमिक क्षेत्र से हमें क्या मिलता है? प्राथमिक क्षेत्र से हमें मिलता है कच्चा माल, यानी कि रॉ मटेरियल। ऑलराइट, और कच्चे माल का प्रयोग करके हम उद्योगों में एक नया प्रोडक्ट बना सकते हैं। भारत जो है शुरू से ही संसाधनों की दृष्टि से एक धनी देश है। अंग्रेज यही तो देख के हमारे यहाँ आए थे, भारत की धन संपदा को देख के, भारत के प्राकृतिक संसाधनों को देख के आए थे। तो अंग्रेज क्या करते थे? यहाँ के कच्चे माल का प्रयोग करते थे, अपने देशों में वो कच्चा माल भेजते थे और वहाँ से एक प्रोडक्ट को तैयार करवाते थे।
ठीक है, उनके उद्योगों में प्रोडक्ट बनते थे भारत के कच्चे माल से। ठीक है, उद्योग कौन सा क्षेत्र है? द्वितीय क्षेत्र है अर्थव्यवस्था का। कौन सा क्षेत्र है? द्वितीय क्षेत्र है। ठीक है, और माल तैयार होकर दुनिया के बाजारों में बिकता था, जिससे ब्रिटिश सरकार को प्रॉफिट होता था। ठीक है, तो कृषि क्षेत्र में मुख्य रूप से किन चीजों के, किन फसलों के उत्पादन पर जोर देते थे? कपास, ठीक है, चाय, नील, मसाले, इन पर ज्यादा ध्यान देते थे और इनको अपने यहाँ भेजते थे। ये सारी किस प्रकार की फसलें कहलाती हैं? ये सारी आपकी व्यापारिक फसलों के उदाहरण होते हैं। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी वैश्विक ऋण की विशेषता नहीं है? क्या बताना है? वैश्विक ऋण की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है देशों के बीच तीव्र तालमेल, ऑप्शन बी है देशों के बीच अधिक वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान, ऑप्शन सी है आयात पर कर बढ़ाना, ऑप्शन डी है देशों के बीच नौकरी, शिक्षा आदि के लिए लोगों का आना जाना वैश्विक ऋण के द्वारा लोगों को आपस में जोड़ने का परिणाम होगा। पूछा क्या है? वैश्विक ऋण की विशेषता नहीं है। बता दो जल्दी से, देखा जाए तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आयात पर कर बढ़ाना। अगर आयात पर आपने टैक्स बढ़ा दिया तो वो लिबरलाइजेशन की विशेषता नहीं रहेगी, वो उदारीकरण नहीं रहेगा, क्योंकि जहां उदारीकरण है, जहां उदारीकरण है यानी कि लिबरलाइजेशन है, वहां क्या क्या होगा? वहां कर नहीं लगेगा, यानी कि टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, किसी भी लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी कोटा लागू नहीं होगा। यानी व्यापार पर इस प्रकार के जितने भी प्रतिबंध लगाए गए हैं वो हटा दिए जाएंगे, उसे कहा जाएगा उदारीकरण। और उदारीकरण के फलस्वरूप ही क्या संभव होगा? वैश्वीकरण, यानी कि ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन से क्या क्या होता है? वैश्वीकरण से देशों के बीच तीव्र तालमेल होता है, देशों के बीच अधिक वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता है, देशों के बीच नौकरी, शिक्षा आदि के लिए लोगों का आना जाना वैश्वीकरण के द्वारा लोगों को आपस में जुड़ने का परिणाम होगा। यानी कि आयात पर कर बढ़ाना बिल्कुल भी वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीकी कुशलता, शिक्षा आदि को माना जाता है। क्या पूछा गया है? अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीकी कुशलता, शिक्षा आदि को माना जाता है। ऑप्शन ए सामाजिक बंधी पूंजी, मूर्त भौतिक पूंजी, ऑप्शन सी मानव पूंजी, ऑप्शन डी कार्यशील पूंजी। तो अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीकी कुशलता, ठीक है, नॉलेज, टेक्निकल स्किल, एजुकेशन, ये क्या है? बता दो जल्दी से। क्या ये सब सामाजिक पूंजी है? मूर्त भौतिक पूंजी, ऐसी भौतिक पूंजी जो दिखाई दे, मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल, या कार्यशील पूंजी? बता दो जल्दी से, क्या लगता है आपको? अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीकी कुशलता, शिक्षा आदि को क्या माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मानव पूंजी। मानव पूंजी है ये सब, ह्यूमन कैपिटल। क्या क्या है भैया? शिक्षा है। ठीक है, शिक्षा से किसकी प्राप्ति होगी? ज्ञान की प्राप्ति होगी। ठीक है, तकनीकी कुशलता, और इसी में एक चीज और जुड़ जाती है भाई। कौन सी चीज? स्वास्थ्य। जी हाँ, अगर व्यक्ति शिक्षित है और स्वस्थ है तो वो सब कुछ कर सकता है। ज्ञान, तकनीकी कुशलता, शिक्षा सामाजिक पूंजी नहीं है। मूर्त भौतिक पूंजी भी नहीं है, मूर्त यानी कि जो दिखाई दे, ठीक है, ये भी नहीं है। भौतिक पूंजी जिसे छुआ जा सके, टच किया जा सके, ठीक है। कार्यशील पूंजी भी नहीं है। कार्यशील पूंजी किसे कहा जाता है? जो काम में लगातार लगी रहती है, यानी कि खत्म होती है एक बार कार्यशील पूंजी, दोबारा आपको उसकी आवश्यकता पड़ेगी। इसमें दो बातें आ जाती हैं कार्यशील पूंजी में। कौन कौन सी बातें आ जाती हैं? एक तो आ जाता है आपका कच्चा माल,
और दूसरा आ जाता है आपका क्या, नगद पैसा, ठीक है, नगद या कैश मनी। ऑलराइट, एक बार कच्चा माल खत्म होता है, आपको दोबारा चाहिए होता है प्रोडक्ट बनाने के लिए। एक बार आपके पास पैसा खत्म होता है, आपको फिर से चाहिए। तो कच्चा माल और नगद क्या है, ये कार्यशील पूंजी है, आते और जाते रहते हैं। ठीक, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, वैश्वीकरण के द्वारा लोगों को आपस में जोड़ने का परिणाम होगा। क्या होगा, वैश्वीकरण के द्वारा लोगों को आपस में जोड़ने का क्या परिणाम होगा। ऑप्शन ए, उत्पादकों में पहले से कम प्रतियोगिता होगी। क्या, उत्पादकों में पहले से अधिक प्रतियोगिता होगी, उत्पादकों में कोई प्रतियोगिता नहीं होगी, या उच्च शक्ति का एकाधिकार होगा, या कोई ऐसी पावर आ जाएगी जिसकी मोनोपोली हो जाएगी, सिर्फ उसका अधिकार होगा। बता दो जल्दी से। वैश्वीकरण के द्वारा लोगों को आपस में जोड़ने का परिणाम क्या होगा। ए, बी, सी, डी। ग्लोबलाइजेशन के द्वारा जब लोग आर्थिक रूप से आर्थिक क्रियाओं के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तब क्या होगा। देखा जाए तो इसका सही आंसर है, उत्पादकों में पहले से अधिक प्रतियोगिता हो जाएगी। जी हाँ, दुनिया के देश जब एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, देखेंगे कि कहाँ कैसी आर्थिक क्रियाएं चल रही हैं, वो देखेंगे कि ये प्रोडक्ट हम भी बनाते हैं, ये प्रोडक्ट दूसरा देश भी बनाता है, तीसरा भी बनाता है, चौथा भी बनाता है, प्रोडक्ट एक ही है, लेकिन अब ये देखते हैं कि क्वालिटी किसकी बेस्ट है और कौन कम पैसों में ये माल प्रोवाइड कराता है। तो ये क्या है, कंपटीशन है। तो वैश्वीकरण के द्वारा क्या होगा, उत्पादकों में पहले से अधिक कंपटीशन हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, ब्याज से संबंधित समापन अधिमान्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने किया था। ब्याज से संबंधित समापन अधिमान्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन ए, एडम स्मिथ, ऑप्शन बी, डेविड रिकार्डो, ऑप्शन सी, जे.एम. कीन्स, ऑप्शन डी, एल्फ्रेड मार्शल। किसने किया था। ब्याज से संबंधित समापन अधिमान्य सिद्धांत का प्रतिपादन एडम स्मिथ ने, डेविड रिकार्डो ने, जे.एम. कीन्स ने या एल्फ्रेड मार्शल ने। देखा जाए तो इसका सही आंसर बनता है जे.एम. कीन्स ने, जे.एम. कीन्स या इन्हें जे.एम. कीन्स भी कहा जाता है। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, घरेलू बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश किनके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। घरेलू बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश किनके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। अगर मान लो हमारे देश में मल्टीनेशनल कंपनीज आ जाती हैं, ठीक है, तो उन मल्टीनेशनल कंपनी के आ जाने से क्या होगा। सभी बड़े पैमाने पर निर्माताओं के लिए हानिकारक साबित हो सकती हैं, सभी घरेलू उत्पादक उनसे प्रभावित हो सकते हैं, या सभी घटिया घरेलू उत्पादक, वे उत्पादक जो अच्छी क्वालिटी का सामान नहीं बनाते हैं, या सभी छोटे पैमाने पर उत्पादक। सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर पड़ेगा, सबसे ज़्यादा हानि किसको होगी। देखा जाए, चलिए तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी छोटे पैमाने पर उत्पादक। अब सुनना भाई, बहुराष्ट्रीय कंपनियां और लघु उत्पादक यानी कि छोटे उत्पादक, इन दो बातों पर फोकस करना है, ठीक है। तो बड़े पैमाने पर जो निर्माता है यानी कि मास प्रोडक्शन जो करते हैं, बल्क में प्रोडक्शन करते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाते हैं, उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सभी घरेलू उत्पादक नहीं, क्योंकि सभी में बड़े और छोटे दोनों उत्पादक आ जाएंगे, ये भी नहीं हो सकता। सभी घटिया घरेलू उत्पादक, इन पर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव पड़ेगा तो जो छोटे पैमाने पर उत्पादक हैं, जो मास प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, जैसे कि लघु उद्योग, कुटीर उद्योगों में काम करने वाले लोग जो होते हैं, हाथ से सामानों को बनाते हैं, उन पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। कैसे, तो कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी आएगी जब हमारे यहाँ, तो वो मास प्रोडक्शन करेगी, बहुत बड़े लेवल पर प्रोडक्शन करेगी, क्योंकि वो मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी पूरी दुनिया के लिए प्रोडक्शन का काम करती है। और ये बात क्या है, ये हमारे घर के अंदर के यानी कि हमारे देश के अंदर के छोटे पैमाने के उत्पादकों की बात है। तो सीधी विपरीत बात हो गई, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हानि किसको होगी, ऑप्शन डी को। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में मुद्रा को जारी करने
और उसके विनियमन पर लागू होने वाली पद्धति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है आनुपातिक रिजर्व पद्धति, ऑप्शन बी है नियत रिजर्व पद्धति, ऑप्शन सी है न्यूनतम रिजर्व पद्धति, ऑप्शन डी है परिवर्ती रिजर्व पद्धति। क्या कहा जाएगा? भारत में मुद्रा को जारी करने और उसके विनियमन पर लागू होने वाली पद्धति को क्या कहा जाएगा? आनुपातिक रिजर्व पद्धति, नियत रिजर्व पद्धति, न्यूनतम रिजर्व पद्धति या परिवर्ती रिजर्व पद्धति? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यूनतम रिजर्व पद्धति। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से मूल्यांकन के कौन से यूनिट को पेपर गोल्ड कहा जाता है? यूरो डॉलर, पेट्रो डॉलर, जीडीआर या एसडीआर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एसडीआर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी की विशेषता नहीं है? मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, अब ये बता दो कि कौन सी उसकी विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन ए है, यह एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण रखती है। ऑप्शन बी, यह बाजार के समीप फैक्ट्रियां स्थापित करती है। ऑप्शन सी, यह उत्पादन प्रक्रिया जटिल तरीके से करती है। ऑप्शन डी, यह केवल अपने देश के श्रमिकों को काम पर लगाती है। देखा जाए तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ये इसकी विशेषता नहीं है। मल्टीनेशनल कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण रखती है, बाजार के समीप फैक्ट्री स्थापित करती है ताकि इनको मार्केट बनाने में दिक्कत ना हो, उत्पादन प्रक्रिया जटिल ढंग से करती है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने देश के श्रमिकों को काम पर लगाए, दूसरे देशों के श्रमिकों को रोजगार देती है और दूसरे देशों में जाके अपनी कंपनी को स्थापित करती है ताकि दूसरे देशों में सस्ते दाम पर, सस्ती कीमत पर, कम वेतन पर क्या उपलब्ध हो? श्रम उपलब्ध हो, श्रम की उपलब्धता, इसी को तो देखती है ताकि इनका जो है पैसा कम लगे, प्रॉफिट ज्यादा हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, वैश्वीकरण से देशों के बीच निम्नलिखित की गति तीव्र होती है? माल और सेवाएं, निवेश, लोग, उपरोक्त सभी। वैश्वीकरण से देशों के बीच किसकी गति तीव्र होती है? माल और सेवाएं, निवेश, लोग, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। जी हाँ, माल और सेवाएं के आदान प्रदान की गति तीव्र हो जाती है, इन्वेस्टमेंट की गति तीव्र हो जाती है, लोग एक जगह से दूसरी जगह व्यापार करने के लिए, जॉब करने के लिए जाते हैं, यानी कि तीनों बातें सही हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसी वस्तु की मांग मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? डिमांड किस पर निर्भर करती है? खरीदने की इच्छा, खरीदने की शक्ति, कर नीति या फिर विज्ञापन? देखा जाए, खरीदने की शक्ति। जी हाँ, एक देश की जनता कितना खरीद सकती है, एक देश की जनता के पास कितना पैसा है, सीधी सी बात यह है, डिमांड उस पर डिपेंड करती है, क्योंकि जितनी डिमांड बढ़ेगी, अगर डिमांड बढ़ रही है तो भाई सप्लाई बढ़ेगी, और डिमांड कैसे बढ़ रही है? पावर से, किसके पास कितना खरीदने की पावर है, कितना कौन उपभोक्ता चीज़ों का उपभोग कर पाता है। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 28, किसी अर्थव्यवस्था की सामाजिक आधारिक संरचना के घटकों में क्या आते हैं? ध्यान से सुनिएगा, सामाजिक आधारिक संरचना के घटकों में क्या आते हैं? ऑप्शन ए है शिक्षा, उद्योग और कृषि, ऑप्शन बी है शिक्षा, स्वास्थ्य और बैंक, ऑप्शन सी है यातायात, स्वास्थ्य और बैंक, ऑप्शन डी है उद्योग, व्यापार और यातायात। देखा जाए तो इसका सही आंसर बनेगा शिक्षा, स्वास्थ्य और बैंक। किसी अर्थव्यवस्था की सामाजिक आधारिक संरचना के घटकों में आते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और बैंक। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 29, भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है? भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में ऑप्शन ए, सेवाओं की अपेक्षा कृषि का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। ठीक है, यानी कि जो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, कृषि, उद्योग और सेवा, ठीक है, इन तीनों की बात होगी,
तो सेवाओं की अपेक्षा कृषि का प्रतिशत अधिक है क्या हमारी राष्ट्रीय आय में? कृषि की अपेक्षा उद्योग का प्रतिशत अधिक है क्या? उद्योग का ज्यादा है, कृषि का नहीं है? या उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत ज्यादा है? या संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत ज्यादा है? यानी कि हमारे देश की राष्ट्रीय आय, हमारी कंट्री की नेशनल इनकम में अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों में से सबसे ज्यादा प्रतिशत हिस्सा किसका है जिसके द्वारा हमारे देश की नेशनल इनकम बढ़ती है वर्तमान में? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, कृषि और उद्योग को भी मिला दो तब भी सेवा क्षेत्र टॉप पर है। देश की जीडीपी को बढ़ाने में, देश की राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में वर्तमान समय में सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है। और अब है आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 30। भारत में वैश्वीकरण द्वारा आकर्षित एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से संबंधित है। विश्व बैंक, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, विदेशी सरकारें या उपरोक्त में से कोई नहीं। एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बता दो जल्दी से क्या होगा इसका सही आंसर। आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल का आंसर आपको बहुत सोच समझ के देना है, सही देना है। ठीक है, चलिए तो देखा जाए, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। भारत में वैश्वीकरण द्वारा आकर्षित एफडीआई से संबंधित कौन है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनीज। ऑलराइट, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां ही दूसरे देशों में जाके सीधा निवेश करती हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करती हैं। ठीक है, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और इसी के साथ आज 30 सवाल पूरे हो चुके हैं। और सेशन की स्टार्टिंग में जैसी कि अपनी बात हुई थी कि जैसे ही 30 सवाल खत्म होते हैं आप सभी काउंट करके मुझे बताएंगे कि 30 में से आपके नंबर कितने आए हैं, कितने सवाल हैं। एक सवाल का एक नंबर है। पूरी ईमानदारी से, तेजी से काउंट करके मुझे बता दो। ऑलराइट, चलिए तो आज का सेशन यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर कहीं भी कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, आपके हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, सारी चीज़ें उपलब्ध हैं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है। काफ़ी सारे स्पेशल कोर्सेज हैं जैसे कि वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश और इतने सारे कोर्सेज एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।